हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम क्लास जो आपकी स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें एक नया टॉपिक आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट, जिससे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। बेहतरीन स्तर से अपन पढ़ने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले विद्यार्थियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानव रोग, ह्यूमन डिजीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हेडिंग लगाएंगे दोस्तों, मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। बायोलॉजी का टॉपिक है। बायोलॉजी का मीनिंग होता है, बायो का मतलब होता है जीव, लॉजी का मीनिंग होता है का अध्ययन करना। अर्थात इस वातावरण के अंदर जितने भी सजीव हैं, चाहे वो प्लांट हैं या एनिमल्स हैं, सभी का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहा जाता है। और जीवों के अंदर रोग पैदा होते हैं। बायोलॉजी का जनक कहा जाता है दोस्तों अरस्तु को, एरिस्टोटल को कहा जाता है। और यदि हम बात करें, बायोलॉजी में दो पार्ट आते हैं हमारा, एक तो जूलॉजी वाला पार्ट आता है और एक बॉटनी वाला पार्ट आता है। जूलॉजी में जंतु शास्त्र और पादप शास्त्र को कहते हैं बॉटनी। जंतु शास्त्र में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और पादप शास्त्र में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें जंतु शास्त्र की, तो जंतु शास्त्र का जनक कहा जाता है अरस्तु को, और पादप शास्त्र का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मानव रोग। अच्छा टॉपिक है, काफी स्तरीय इसका अध्ययन अपन करेंगे। तो ह्यूमन डिजीज, स्वागत कीजिएगा इस महत्वपूर्ण टॉपिक का। क्या है डिजीज? सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजीज जो शब्द है ये दो शब्दों से निर्मित होता है। कितने शब्दों से मिलकर बना है ये? दो शब्दों से निर्मित हुआ है ये, कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। टू वर्ड्स कौन कौन से हैं? दो वर्ड्स कौन कौन से हैं? तो एक तो आता है हमारा डिश, प्लस एक वर्ड आता है हमारा इजी। डिश का मीनिंग होता है दोस्तों डिस्टेंस, और डिस्टेंस को अपन हिंदी में बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं? दूरी। और इजी का मतलब होता है आराम। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति आराम से दूर है तो क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। क्या कहलाता है? रोग। तो आराम से दूरी क्या कहलाता है दोस्तों? रोग कहलाता है। यानी शरीर की जैविक क्रियाओं में, हमारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उनमें कोई भी बाधा यदि उत्पन्न होती है, कोई रुकावट यदि उत्पन्न होती है, तो उस रुकावट को ही हम क्या कहते हैं? डिजीज कहते हैं। आपको जुकाम हो जाता है, श्वास लेने में कठिनाई होती है। आपको पेट दर्द होता है तो तकलीफ पैदा होती है। दांत में कोई बीमारी हो जाती है, दांत खराब हो जाता है तो दांत में प्रॉब्लम आती है। नमस्कार भाई सभी को, गुड इवनिंग। तो कहने का मतलब है कि शरीर की जैविक क्रियाओं में यदि बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसको अपन क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम कंफर्ट। आराम से दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम
कंफर्ट। तो आराम से दूरी ही क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। तो एक परिभाषा है इसकी कि शरीर की जैविक क्रियाओं में बाधा का उत्पन्न होना। शरीर की जैविक क्रियाओं में बाधा का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? रोग कहलाता है। यानी द अकरेंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स इन द ह्यूमन बॉडी एक्टिविटीज। हमारी बॉडी की एक्टिविटी के अंदर किसी प्रकार का कोई अवरोध पैदा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपन डिजीज कहा जाता है। द अकरेंस इन obstacles in biological activities। तो शरीर की जैविक क्रियाओं में बाधा का उत्पन्न होना बताइए क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। रोगों का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है, उसको कहते हैं दोस्तों पैथोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी। तो अगला एक पॉइंट आता है, रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैथोलॉजी, या इसको बोलते हैं रोग विज्ञान। क्या कहा जाता है? रोग विज्ञान कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ डिजीज, रोगों का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? रोग विज्ञान बोलते हैं। और जो रोगों का इलाज करते हैं उनको बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उनको? पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है, रोग विज्ञानी कहा जाता है। और जो रोग पैदा करते हैं, जो रोग उत्पन्न करने वाले कारक हैं, रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको बोलते हैं दोस्तों पैथोजेंस। क्या बोलते हैं इनको? पैथोजेंस कहा जाता है। अब ये पैथोजेंस में कौन कौन आते हैं? तो पैथोजेंस के अंदर यदि अपन बात करें तो जैसे एक तो आता है जीवाणु, बैक्टीरिया। कई बार आपने पढ़ा होगा ये रोग बैक्टीरिया से होता है, ये वायरस से होता है, ये फंगल से होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है, ये कृमि से होता है। तो पहली बात तो हमें कारक का नाम पता होना चाहिए। दो वर्ड आते हैं, दोनों का अर्थ समझ लीजिए। एक तो आता है कारक जिसको फैक्टर बोलते हैं, और एक आता है वाहक जिसको वेक्टर बोलते हैं। दोनों में अंतर है। कारक पूछेगा आंसर अलग होगा, और यदि याद रखना वाहक पूछेगा तो आंसर अलग होगा। जैसे हम बात करें, आपसे मैं पूछूं कि बताओ मलेरिया रोग किससे होता है, तो मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग का कारक क्या है और मलेरिया रोग का वाहक क्या है, दोनों में डिफरेंस है। मलेरिया रोग के यदि अपन कारक की बात करें तो कारक तो होगा प्लाज्मोडियम परजीवी, और वाहक होगा मादा एनाफ्लीज मच्छर। ऐसी अपन बात करें डेंगू, तो डेंगू का कारक तो है अरबोवायरस, और वाहक है मादा एडिज इजिप्टाई मॉस्किटो। यानी दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, कारक में और वाहक में। तो दो शब्द आपको याद रखते हैं। ये पैथोजेंस की बात कर रहे हैं अपन। पैथोजेंस में एक तो आता है जीवाणु, दूसरा कौन सा आता है? हमारा विषाणु, जिसको हम कहते हैं वायरस। क्या कहते हैं हम? वायरस कहते हैं। तीसरा जो आता है इसके अंदर वो आता है परजीवी। परजीवी को कहा जाता है प्रोटोजोआ। क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ कहा जाता है। एक आता है इसमें कवक, कवक को पर बोलते हैं फंजाई। एक आता है इसमें कृमि, कृमि को बोलते हैं बॉर्म, या इनको हेलमिंथीज कहा जाता है। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये पैथोजेंस हैं। क्या है? ये सारे पैथोजेंस हैं। ये रोग पैदा करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पैथोजेंस कहा जाता है। अब एक शब्द जो कि कई बार आता है एग्जाम के अंदर, निम्न में से कौन महामारी है, कौन स्थानिक महामारी है, और एक होता है कौन स्थानिक बीमारी है। या फिर शब्द आता है कि महामारी क्या है, एंडेमिक क्या है, एपिडेमिक क्या है, पैंडेमिक क्या है। कई बीमारियां तो ऐसी होती हैं जिसे एक साथ बहुत सारी कंट्री में फैल जाती हैं,
जैसे कोविड-19। जब कोविड-19 चाइना से स्टार्ट हुआ और देखते देखते हमारे सामने 100 से ज्यादा कंट्रीज को इफेक्ट कर चुका था, इसलिए डब्ल्यूएचओ ने मार्च 2020 में कोविड-19 को महामारी का दर्जा दे दिया था। ऐसे एक बार स्पेनिश फ्लू फैला था, ऐसे हैजा फैला था, प्लेग बीमारी फैली थी। तो जो अलग अलग कंट्रीज के एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, एक बड़े लैंड को प्रभावित करते हैं, एक बड़े लैंड में रहने वाली जनसंख्या पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों महामारी, पेंडेमिक। तो 3 वर्ड आते हैं, एक तो आता है एंडेमिक, एक आता है एपिडेमिक और एक आता पेंडेमिक। इन तीनों का मीनिंग पता होना हमें जरूरी है। तो कई बार प्रश्न आ जाता है, देखो होता क्या एग्जाम में, आजकल हम जो पढ़ के जाते हैं वो नहीं आता। आपने पूरे रोग पढ़ लिए साहब, बैक्टीरियल पढ़ लिया, वायरल पढ़ लिया, कवक वाले पढ़ लिया, प्रश्न आ गया कि स्थानिक जब बीमारी कोई महामारी का रूप ले लेती है तो उसको क्या कहते हैं? है तो रोगों का ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आजकल एग्जाम में वो आता है जो हम छोड़ देते हैं। तो हमें हर एक छोटी से छोटी बात के बारे में पढ़ना होगा ताकि हमारा एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं हो। मैंने आपको कल वाले वीडियो में समझाया था आपको सारी चीजें, तो इस तरीके से चीजों को पढ़ाई करें। आप याद रखना कि कहीं ना कहीं हमारी छोटी छोटी चीजें भी हमारी कवर हों जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट और एक आता है हमारा तीसरा पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं एंडेमिक, या इसको कहा जाता है स्थानिक। दूसरा आता है एपिडेमिक, या इसको बोलते हैं स्थानिक महामारी। स्थानिक और स्थानिक महामारी में अंतर है, इसको एपिडेमिक बोलते हैं। और एक आता है महामारी, इसको पेंडेमिक बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन स्थानिक। स्थानिक का मतलब होता है क्षेत्र विशेष में होने वाली बीमारी। कोई जैसे पर्टिकुलर एरिया में कोई बीमारी आई, जैसे कोविड-19 जब आया था तो उससे पहले एक वायरस आया था, आपने पढ़ा हो तो, निपा वायरस। वो निपा वायरस केरल में फैला था, एक पर्टिकुलर एरिया में फैला था। कुछ 500-600 लोगों की डेथ हुई थी, बाद में वो धीरे धीरे खत्म हो गया। कई बार वायरस आता है कोई पर्टिकुलर एरिया में फैला, खत्म हो गया, वो तो है स्थानिक। कई बार वो स्थानिक बीमारी ही इतनी फैल जाती है कि आसपास के 100-50 गांव, आसपास के 1-2 स्टेट वगैरह प्रभावित होते हैं, यानी थोड़ी सी ज्यादा फैल जाती है, तो उसी को अपन बोलते हैं स्थानिक महामारी। और एक होता है महामारी, पेंडेमिक, जो एक साथ बहुत बड़े लैंड पर रहने वाली पॉपुलेशन को प्रभावित करे, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है महामारी। तो एंडेमिक का मतलब क्या होता है? एंडेमिक का मतलब होता है क्षेत्र विशेष में होने वाली बीमारी। क्षेत्र विशेष में फैलने वाली बीमारी, यानी जो पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर जो बीमारी होती है ना, उसको बोलते हैं एंडेमिक बीमारी। डिजीज स्प्रेड इन पर्टिकुलर रीजन, एक विशेष क्षेत्रों में जो बीमारी फैलती है उसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक। स्थानिक महामारी का मतलब होता है डिजीज स्प्रेड इन पर्टिकुलर नहीं, थोड़ा सा ब्रॉड रीजन पर फैलती है, यानी है तो ये एंडेमिक ही है लेकिन एक ब्रॉड रीजन्स में फैलती है। तो ध्यान रखना, एक क्षेत्र विशेष के अलावा, क्षेत्र विशेष में जब कोई बीमारी धीरे 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 उच्च स्तर पर फैलती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्थानिक महामारी बोलते हैं। यानी डिजीज स्प्रेड इन हाई लेवल, डिजीज स्प्रेड इन
हाई लेवल disease spread in high level बस इतना से लिख सकते हैं अपन हाई लेवल। तो जब हाई लेवल पर फैलती है या पर अपन आगे जोड़े तो इन पर्टिकुलर रीजन्स, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं अपना स्थानिक महामारी। और महामारी का मतलब होता है जो एक विशाल भूभाग को प्रभावित करती है, एक बड़े क्षेत्रफल पर विशाल भूभाग पर फैलने वाली जो बीमारी है उसको क्या कहते हैं याद रखना, पेंडेमिक कहा जाता है, महामारी कहा जाता है। और ये पेंडेमिक का दर्जा कौन देता है दोस्तों, WHO के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, WHO के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि WHO ही बताता है कि किस प्रकार से बीमारी कहां कहां तक फैल रही है, इसको किस प्रकार का दर्जा हमारा दिया जाए। क्लियर है यहां तक, ये तीनों बातें आपकी समझ में आ गई, क्लियर है बात। तो ये हमारी महामारी, स्थानिक महामारी, एंडेमिक की अपन को बात करनी है। तो डिजीज स्प्रेड वेरी हाई लेवल, बहुत ही उच्च स्तर पर जो बीमारी फैलती है एक साथ, उसको महामारी का दर्जा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि रोग जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। रोग जो होते हैं, डिजीज जो होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, दो टाइप्स की होती हैं नॉर्मली। एक तो अपन बात करते हैं जन्मजात रोग, कंजेनाइटल डिजीज, जिनकी उत्पत्ति जन्म से ही होती है। उनको बोलते हैं कंजेनाइटल डिजीज। और एक होती है दोस्तों उपार्जित रोग, जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड डिजीज कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं। सबसे पहले अपन जन्मजात रोग की यदि अपन बात करें तो जन्मजात रोग क्या होते हैं, ऐसे रोग जिनकी उत्पत्ति जन्म से ही होती है, उनको क्या कहा जाता है, जन्मजात रोग कहा जाता है। यानी इनकी जो उत्पत्ति होती है वो कब होती है, जन्म से होती है। ओरिजिन फ्रॉम बर्थ, जिनकी उत्पत्ति जन्म से होती है उनको जन्मजात रोग कहा जाता है। और उपार्जित का मतलब होता है जो आफ्टर बर्थ हमारे शरीर के द्वारा गेन किए जाते हैं, उनको कहा जाता है उपार्जित रोग। तो ये जन्म के बाद शरीर द्वारा क्या किए जाते हैं, अर्जित किए जाते हैं। यानी इनको एक्वायर्ड डिजीज आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद जो उपार्जित किए जाते हैं उनको उपार्जित रोग कहा जाता है। जैसे अपन बात करें जन्मजात रोगों के एग्जाम्पल, आंखों का अंधापन, बहुत से बच्चे अंधे पैदा होते हैं जिसको ब्लाइंडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड। बहुत से बच्चे अंधे पैदा होते हैं। कई बच्चे बहंगे पैदा होते हैं, तिरछा देखना, ऐसे देखता है व्यक्ति सामने, लगता है जैसे इधर देख रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, बहंगापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहंगापन बोलते हैं। कई लोग आंखों से, बहरे आंखों से क्या होते हैं, अंधे होते हैं। कानों से बहरे, डीफनेस ऑफ ईयर, कानों से क्या पैदा हो जाते हैं, बहरे पैदा हो जाते हैं। तो डीफनेस ऑफ ईयर, या अपन कह सकते हैं कानों का बहरापन, कानों का बहरापन, जिसको अपन कहते हैं डीफनेस ऑफ ईयर।
कई लोगों का होठ कटा हुआ आ जाता है, इसको अपन बोलते हैं ब्रीन होठ, क्लेफ्ट लिप्स, क्लेफ्ट लिप्स। कुछ जेनेटिक डिजीज भी होती हैं, कुछ वंशागत रोग भी हो सकते हैं जिनको हेरिडिटरी डिजीज कहा जाता है। ये भी वंशागत हो सकते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। और एक आते हैं हमारे उपार्जित रोग। उपार्जित का मतलब होता है जो जन्म के बाद शरीर के द्वारा क्या किए जाते हैं, अर्जित किए जाते हैं, उनको उपार्जित रोग बोलते हैं। और उपार्जित रोग जो होते हैं दोस्तों, ये दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। और दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो दो टाइप्स अपन बात करते हैं। एक तो आते हैं संक्रामक और एक आते हैं दोस्तों असंक्रामक। एक तो आते हैं संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज, और एक होता है असंक्रामक रोग, इसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। संक्रामक का मतलब क्या होता है? संक्रामक का मतलब होता है जो जल, हवा, मिट्टी, भोजन, पानी से कैसे भी एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर हो जाए, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? संक्रामक रोग कहते हैं। और बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, कृमि से होने वाले रोग, परजीवी से होने वाले रोग, ये सभी किसमें आते हैं? संक्रामक रोगों के अंदर ही आते हैं। इनको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। ये संचरणशील रोग हैं, ये असंचरणशील रोग हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज, यानी ये जल, हवा, मिट्टी, भोजन, जीव आदि के माध्यम से एक जीव से अन्य जीव में क्या हो जाते हैं? संचरित हो जाते हैं। यानी ट्रांसमिशन of the disease from one living organism to another living organism through air, water, food, soil and living body। तो जल, हवा, मिट्टी, भोजन, पानी के माध्यम से जो एक जीव से दूसरे जीव में पहुंच जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? संक्रामक रोग कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है। और असंक्रामक का मतलब होता है जो एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसमिट नहीं होते हैं। अगर अपन संक्रामक रोगों के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ध्यान रखना कौन कौन से रोग आते हैं। तो इसमें जीवाणुजनित रोग इसी में आते हैं, जीवाणुजनित, बैक्टीरियल डिजीज, विषाणुजनित इसी में आते हैं, वायरल डिजीज, कवक जनित इसी में आते हैं, फंगल डिजीज, परजीवी जनित इसी में आते हैं, प्रोटोजोन डिजीज, और कृमि जनित भी इसमें आते हैं, जिनको बोलते हैं हेलमिंथीज डिजीज कहा जाता है।
ये सारे के सारे किस्म आते हैं संक्रामक के अंदर आते हैं। और असंक्रामक का मतलब होता है दे आर नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक जीव से दूसरे जीव में जिनका संचरण नहीं होता है, जिसमें रहेंगे उसी में होगा। अगर आपके घर में किसी एक व्यक्ति को डायबिटीज की बीमारी है तो वो उसी को रहेगी। वो खांसने से, छींकने से, उसके बर्तन यूज करने से, उसके साथ बैठने से, उसके गले लगने से कैसे भी एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगी। अगर आप में विटामिन बी वन की कमी है तो आपकी बॉडी में ही रहेगी, किसी अन्य जीव के अंदर नहीं जाएगी। अगर आपको बेरी बेरी रोग हो रखा है तो बेरी बेरी आपको ही होगा, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं होगा। अगर किसी पड़ोसी को या किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी है, ऐसी जैसे शुगर की हो सकती है, थायराइड की हो सकती है, हार्मोन की कमी से हो सकती है, कैंसर भी असंक्रामक रोगों में आता है। याद रखना, कैंसर भी किसमें आता है? असंक्रामक, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर आता है। तो असंक्रामक रोग का मतलब होता है इनका एक जीव से दूसरे जीव में संचरण नहीं होता है। एक जीव से अन्य जीव में संचरण नहीं होता है। एक जीव से अन्य जीव में संचरण नहीं होता है। ट्रांसमिशन is not occurs in one living organism to another living organism। तो एक जीव से दूसरे जीव में इनका ट्रांसफर नहीं होता है, उनको असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें अपन एग्जाम्पल की, कौन कौन से आते हैं, तो ध्यान रखना जितने भी हार्मोन की कमी से होने वाले रोग हैं वो सभी इसी में आते हैं। हार्मोन की कमी से होने वाले रोग अपन आगे पढ़ेंगे। हार्मोन, तो हार्मोन कमी से होने वाले रोग जितने भी अपन पढ़ते हैं, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, एड्रिनल, उन सब के अंदर जितनी भी डिजीज होती है ना, सब कैसी होती है? नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। तो हार्मोन डेफिशिएंसी, जो डिजीज है वो सब इसी में आती हैं। इसके अलावा अपन बात करें जितने भी अभाव जन्य रोग हैं, चाहे वो विटामिन की कमी से होता है, चाहे वो प्रोटीन की कमी से होता है, चाहे वो वसा की कमी से होता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट कमी से होता है, जितने भी होंगे वो सब अभाव जन रोग इसी में आते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि संतुलित आहार की कमी से होने वाले रोग, जो भी हमारा संतुलित आहार है, बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं, तो बैलेंस डाइट की कमी से होने वाले रोग सभी इसी में आते हैं। मैं कुछ पर्सनली दो तीन रोगों का नाम लिख देता हूं जिससे और समझ में आ जाएगा। जैसे अपन डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज, जिसको हम मधुमेह कहते हैं, ये भी इसी में आता है। या फिर उच्च रक्तदाब, जिसको हाइपर टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन के नाम से जाना जाता है। या अपन बात करें निम्न रक्तदाब, जिसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन बोलते हैं। निम्न रक्तदाब जिसको क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन बोलते हैं। इसके अलावा जैसे थायराइड की कोई बीमारी है वो भी इसी में आएगी, शुगर की बीमारी भी इसी में आएगी, याद रखना। इसके अलावा जैसे कैंसर वगैरह होता है, वो कैंसर भी किस में आता है? असंक्रामक रोगों में आता है। तो संक्रामक रोग हो गए एक तो हमारे, और एक कौन से को याद रखना? असंक्रामक रोग हमारे हो चुके हैं। क्लियर है बात? तो ये हमारे संक्रामक, असंक्रामक। अब हम एक एक के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, वायरस से कौन कौन से होते हैं, कवक से कौन कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन से होते हैं।
अब सबसे पहला हेडिंग लगाएंगे जीवाणु जनित रोग। बैक्टीरियल डिजीज। और बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जीवाणु क्या होता है और विषाणु क्या होता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं रहता कि जीवाणु क्या है और विषाणु क्या है। जीवाणु तो होता है एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर, और विषाणु होता है अकोशिकीय, जिसको बोलते हैं एसेलुलर। क्या कहा जाता है? एसेलुलर के नाम से जाना जाता है। तो जीवाणु कैसा होता है बताओ? एक कोशिकीय होता है। सबसे पहले तो अपन जीवाणु के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली जीवाणु होता क्या है, बैक्टीरिया होता क्या है। तो अगर बैक्टीरिया की यदि अपन बात करें कि भाई बैक्टीरिया क्या है, तो बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है बताइए? एक कोशिकीय जीव होता है। ये यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, या इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जबकि वायरस में कोशिका नहीं होती है, वायरस या विषाणु होता है अकोशिकीय। विषाणु कैसा होता है याद रखना? अकोशिकीय होता है। विषाणु में कोशिका नहीं होती है। विषाणु को तो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं, कनेक्टिव लिंक कहा जाता है, क्योंकि वायरस बाहर वातावरण में रहता है निष्क्रिय अवस्था में, और जीवाणु जो होता है वो किस में आता है? सजीव अवस्था में पाया जाता है। वायरस बाहर वातावरण में निष्क्रिय अवस्था में होता है, और जैसे ही वायरस सजीव शरीर में प्रवेश करता है, ये वायरस सजीव अवस्था धारण कर लेता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सजीव तथा निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। क्लियर है बात? तो वायरस जैसे अपन बाहर कोई सब्जी रखी हुई सड़ी हुई, उसमें जीवाणु पनप जाएंगे, उसमें जीवाणु लाखों अरबों करोड़ों पनप जाएंगे। पानी की एक बूंद के बराबर क्षेत्रफल में लाखों जीवाणु पाए जाते हैं। पानी की एक बूंद के क्षेत्रफल में लाखों जीवाणु पाए जाते हैं। अगर एक सब्जी को आपने गर्मी में 2 घंटे 4 घंटे के लिए रख दिया गर्मियों के दिनों में, तो सब्जी हल्की सी स्मेल मारने लग जाती है। उसी सब्जी को आप 2 घंटे के लिए और रख दो, स्मेल बढ़ जाती है। स्टार्टिंग में हम जो खाना खाते हैं तो अपन एक दूसरे से पूछते हैं, तू देखना है खराब तो नहीं हुई है। अगर हल्की सी भी स्मेल आ रही है, इसका मतलब उसमें लाखों जीवाणु हैं। उसी सब्जी को आप 2 घंटे के लिए और रख दो, स्मेल बढ़ जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया उसमें बढ़ चुके हैं। उसी सब्जी को आप रात भर के लिए और रख दो, वो सब्जी सुबह आपको खुद बताएगी भैया मैं खराब हो चुकी हूं। क्यों? क्योंकि अगर जीवाणुओं को खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, उपयुक्त तापमान, टेम्परेचर, नमी, वातावरणीय परिस्थितियां सब कुछ प्रदान कर दी जाए, तो एक जीवाणु कोशिका से 6 घंटे में 10 लाख जीवाणु बन जाते हैं। कितने जीवाणु बन जाते हैं? 10 लाख जीवाणु बन जाते हैं। अब सोचो, लाखों तो पहले से थे, तो कितने जीवाणु पहुंच गए? यानी अरबों खरबों की संख्या में पहुंच जाते हैं। लेकिन वायरस या विषाणु जो होता है ना, उसको आप काजू कतली रख दो, फिर भी वो नहीं खाएगा, क्योंकि वो निर्जीव है। वो वातावरण में कैसा होता है? निर्जीव होता है। काजू कतली खिलाने पर भी एक वायरस से 2 वायरस नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब वायरस वातावरण के अंदर वृद्धि नहीं कर सकता। वायरस केवल परपोषी कोशिका में ही वृद्धि कर सकता है, होस्ट सेल के अंदर ही वृद्धि कर सकता है। होस्ट सेल का मतलब है जैसे कोई वायरस मेरी बॉडी में चला गया तो मेरे अंदर वृद्धि कर सकता है वो, ना कि बाहर वातावरण में कर सकता है। तो ध्यान रखना, वायरस को क्या कहते हैं? सजीव तथा निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। ये एक कोश की जीव है। अगर हम बात करें जीवाणु के बारे में, तो ये प्रथम जीवित कोशिका भी है। क्या है दोस्तों? ये प्रथम जीवित कोशिका है। इसको फर्स्ट लिविंग सेल कहते हैं। दुनिया की पहली जीवित कोशिका के रूप में जिसको खोजा गया था, उसका नाम है जीवाणु। और जीवाणु जो है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी दोस्तों ल्यूवेन हॉक ने। किसने खोज की थी?
एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। कब की थी? 1674 में। कब की थी? 1674 में। और ध्यान रखना, जीवाणु को सबसे पहले तालाब के जल में खोजा था। किसमें खोजा था? तालाब के जल में खोजा था। तालाब के जल में देखा था इसको, सीन इन पॉन्ड वाटर। तालाब के जल में सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा गया था। किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक ने देखा था। जीवाणु का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? जीवाणु विज्ञान के नाम से जाना जाता है, या इसको बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और जीवाणु विज्ञान का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? इसके फादर की अपन बात करें तो इसके फादर कहा जाता है एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक को क्या कहते हैं? जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। तो सबसे पहला रोग हमारा कौन सा हो गया बताइए? सबसे पहले हमने किसकी बात करी है? बैक्टीरिया के बारे में बात की है कि जीवाणु एक्चुअली होते क्या है। जीवाणु होते क्या है? तो जीवाणु बताइए क्या होते हैं? जीवाणु एक कोश के जीव होते हैं, फर्स्ट लिविंग सेल है। इसकी खोज किसने की थी? एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा इसकी खोज की गई है। और जीवाणु जो होते हैं, इस जीवाणु की खोज को सबसे पहले पॉन्ड वाटर में देखा था। जीवाणु को 1674 में खोजा था। हालांकि सबसे पहले जिस कोशिका की खोज हुई थी ना, वो तो डेड सेल थी, आपने पढ़ा होगा, जिसको मृत कोशिका कहते हैं, जिसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन अगर अपन जीवित कोशिका की बात करें तो जीवित कोशिका के संदर्भ में सबसे पहले बैक्टीरिया को खोजा था। और बैक्टीरिया किसने खोजा है दोस्तों? एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजा गया है। क्लियर है? तो ये हमारा कुछ जीवाणु के बारे में हमने बात की है। अब अपन जीवन जनित रोगों में सबसे पहला जो रोग पड़ने वाले हैं वो है हमारा टिटेनस। कौन सा रोग है? टिटेनस। तो पहला हेडिंग हम लगाएंगे टिटेनस। कौन सा रोग है बताइए? हमारा टिटेनस पहला रोग। सबसे पहले तो अब 3 बातें सुनेंगे। एक्चुअली बैक्टीरिया, इससे क्वेश्चन कैसा आता है? तो क्वेश्चन पूछने की 4-5 फॉर्मेट हैं। कौन कौन से फॉर्मेट हैं? एक तरफ तो आपको रोग का नाम देगा, एक तरफ आपको जीवाणु का नाम दे देगा, मिलान करवाएगा कौन सा किस जीवाणु से होता है। हो सकता है मिक्स करके दे दे, एक जीवाणु का, एक वायरस का, एक कवक का, एक परजीवी से। पूछेगा बताओ उनके कारक का नाम क्या है, तो कारक का नाम मिलान करवा सकता है। वाहक का नाम भी मिलान कर सकता है, कौन मक्खी से फैलता है, कौन जल से फैलता है, कौन हवा से फैलता है, कौन मच्छर से फैलता है, कौन सा पशुजन्य जूनोटिक रोग कौन सा होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तीसरी बात, सिंपल भी आ सकता है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है, कौन सा कवक से होता है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, टिटेनस के बारे में निम्न में से कौन कौन से कथन असत्य हैं। अब उसमें आपको छांटना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है और कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है, ये भी हमें छांटना पड़ेगा। इसके लिए हमें पूरी नॉलेज होना जरूरी है। और जो वर्तमान पैटर्न है वो यही पैटर्न है कि आपको एक्यूरेसी के साथ पूरा सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। एक्यूरेसी के साथ यदि आपको पूरा रोग के बारे में जानकारी है तो आप उसका आंसर दे देते हो, और पूरे रोग के बारे में जानकारी नहीं होती है तो हम उसका आंसर कई बार नहीं दे पाते हैं। तो पहला रोग हमारा कौन सा होगा दोस्तों? अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है हमारा, जो आप डरे हुए हैं विद्यार्थी कि 2026 में क्या होगा, 2027 में क्या होगा, 2028 में क्या होगा, आने वाले समय के जो पेपर हैं उनमें इसी तरीके का पैटर्न रहेगा कि आपको 100% हर किसी चीज के बारे में पता होना चाहिए कि भाई टाइफाइड है तो टाइफाइड किससे होता है, टेस्ट का नाम क्या है, और टाइफाइड के लक्षण कौन कौन से हैं, टाइफाइड में टीका कौन सा लगाया जाता है, टाइफाइड कम कौन सा क्या है, किसी कोई दिवस है तो दिवस का नाम, उसकी थीम है तो थीम का नाम, तब जाकर के अपन उस रोग को पूरा कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं टिटनेस के जीवाणु के बारे में। तो टिटनेस के जीवाणु बैक्टीरिया। एक दोस्तों प्रभावित अंग का नाम पर भी क्वेश्चन आता है कई बार कि किस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो क्वेश्चन उस पर भी आ सकता है। किसके द्वारा फैलता है, क्वेश्चन ये भी आता है, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। कोई विशेष टीका है तो टीके पर भी प्रश्न आ जाता है, वैक्सीन का नाम भी पूछा जा सकता है, टीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा टीके के अलावा अपन बात करें
वैक्सीन के अलावा यदि अपन बात करें तो कोई टेस्ट है तो टेस्ट का नाम आ सकता है। दवाइयों पर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। दवाइयों पर कभी भी कोई प्रश्न नहीं आता है। क्यों नहीं आता दवाइयों पर? क्योंकि दवाई फिक्स नहीं होती है। दवाई फिक्स नहीं होती है। दवाई तो आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, उसने अलग ब्रांड लिख दिया, दूसरे के पास जाओगे बुखार की दवाई वो अलग लिख देता है। हाँ, कुछ एक दो दवाई आती है, जैसे मलेरिया में सिनकोना वृक्षे कुनेन की दवा काम में लाई जाती है। एक एमडीटी पद्धति में दवाई आती है, एड्स की औषधि का नाम है, स्वाइन फ्लू की औषधि का नाम है, वो पूछा जा सकता है। बाकी वैसे जो एलोपैथिक दवाई आती है ना, उनका कोई ब्रांड नाम वगैरह आपसे एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला रोग है टिटेनस। टिटेनस के जीवाणु का नाम क्या है दोस्तों? टिटेनस के जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। क्या नाम है बताइए? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। टिटेनस के जीवाणु का नाम क्या होगा दोस्तों? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। लास्ट में टिटेनी वर्ड आ रहा, टिटेनी, तो टिटेनी किसका है बताओ? टिटेनस का। अगला पॉइंट है कि जीवाणु कहां पाया जाता है। तो ये जीवाणु जो होता है ये कहां पाया जाता है यातना? ये धूल, मिट्टी, यानी जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स हैं, धूल मिट्टी, और जंग लगे लोहे पर, जंग लगे लोहे पर, यानी रस्ट ऑफ आयरन, जंग लगे लोहे पर, तथा घोड़ों के मल में पाया जाता है। ये घोड़ों के मल से प्रवेश करता है। जहां घोड़े पाले जाते हैं ना, वहां से भी याद रखना टिटेनस का बैक्टीरिया जा सकता है। तो जीवाणु धूल मिट्टी से, जंग लगे लोहे पर और घोड़ों के मल में उपस्थित होता है। इसको हॉर्स डंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्स डंग। घोड़ों के मल से भी प्रवेश कर सकता है। तो ये हमारे बैक्टीरिया का नाम है। कहां से प्रवेश करता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर अपन बात करें कि इसमें प्रभावित तंत्र, इंपोर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, प्रभावित तंत्र कौन सा है, अफेक्टेड सिस्टम कौन सा है? तो अफेक्टेड सिस्टम की यदि अपन बात करें, इसमें प्रभावित तंत्र की बात करें इसमें, तो अफेक्टेड सिस्टम जो होता है हमारा, वो होता है दोस्तों तंत्रिका तंत्र, जिसको कहा जाता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसमें क्या प्रभावित होगा? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। होता क्या है इसमें? कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण में 3 लक्षण विशेष हैं इसके। अगर अपन सिम्टम्स की बात करें तो लक्षण में एक तो आता है मांसपेशियों में अकड़न आना। सबसे पहला है मांसपेशियों में अकड़न आना, जिसको होते हैं क्रैम्प्स इन मसल्स। मांसपेशियों में क्या जाते हैं? अकड़न आ जाते हैं, या मसल स्टिफनेस हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? मसल स्टिफनेस हो जाती है। क्रैम्प्स इन मसल्स, जिसको कहा जाता है टिटेनी। क्या बोलते हैं इसको? टिटेनाई बोलते हैं। दूसरा, शरीर का धनुष आकार में मुड़ना। धनुष होता ना वो, तो शरीर जो होता है वो धनुष आकार में मुड़ जाता है। तो शरीर का धनुष आकार में मुड़ना। मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाता है, जबड़े नहीं खुलते, जबड़े एकदम टाइट हो जाते हैं, इसको लॉक जारोग कहते हैं। लॉक यानी ताला, जो यानी जबड़ा, जबड़े का ताला लग जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लॉक जारोग कहा जाता है। तो लॉक्ड जा भी इसको कहा जाता है, या इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बॉडी बेंडिंग लाइक ए बो, धनुष वाय रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो बॉडी होती है ना, वो बेंड हो जाती है, बॉडी बेंडिंग लाइक ए बो शेप्ड, धनुष आकार में शरीर मुड़ जाता है, और जबड़े नहीं खुलते हैं। जबड़े नहीं खुलना ये भी इसका लक्षण है, इसलिए इसको लॉक जा रोग के नाम से जाना जाता है। जबड़े का ताला नहीं खुलता है, जबड़ा बंद हो जाता है, एकदम टाइट हो जाता है, इस इसको क्या कहते हैं दोस्तों? लॉक जा रोग के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो पहला रोग हमारा कौन सा हो गया? टिटेनस हो गया। टिटेनस में टीके का नाम भी पूछा जाता है, तो टिटेनस में टीके का नाम क्या होगा दोस्तों? डीपीटी होता है, जिसको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन बोलते हैं, या इसको कहा जाता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस काली खांसी,
और टी का मतलब क्या होता है, टिटेनस। तो अगर अपन बात करें कि इसके टीके का नाम क्या है, इसकी वैक्सीन का नाम क्या है, तो इसका जो वैक्सीन होता है दोस्तों, वो वैक्सीन होता है डीपीटी, जिसको कहते हैं ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहा जाता है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन बोलते हैं। और ये 3 रोग लगाया जाता है। डी फॉर डिप्थीरिया, जिसके बारे में आगे अपन पढ़ेंगे, इसको रोहिणी रोग कहा जाता है डिप्थीरिया को। टी बोले तो पर्टुसिस, पर्टुसिस को काली खांसी भी बोलते हैं, या इसको हुपिंग कफ कहा जाता है। और टी बोले तो टिटेनस। तो इस प्रकार से ये तीनों रोग के लिए टीका लगाया जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं बताओ, डीपीटी के नाम से जाना जाता है, या इसको डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस के नाम से जानते हैं। एक आपने कभी सुना हो तो एक टीका आता है दोस्तों, पेंटावेलेंट वैक्सीन। कौन सा आता है, पेंटावेलेंट वैक्सीन। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पेंटावेलेंट वैक्सीन कौन सा होता है। जहां तक बातें सारी क्लियर हैं। तो पहला टीका तो आपको डीपीटी हो गया। दूसरा आपको एक टीका याद रखना है, इसमें पंच संयोजी टीका भी लगाया जाता है इसमें। और पंच संयोजी टीका को कहते हैं पेंटा वैलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट वैक्सीन क्या होता है, ये 5 रोगों का टीकाकरण कार्यक्रम है। 5 रोगों का टीकाकरण कार्यक्रम है ये, वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑफ 5 डिजीज। 5 रोगों के लिए एक टीका लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन। और वो याद करने की जो ट्रिक है, वो ट्रिक कैसे याद रखोगे इसको बताओ, हाई डीपीटी। कैसे याद रखोगे, हाई डीपीटी। इस तरीके से इसको आप याद रखोगे, हाई डीपीटी। क्या नाम याद रखोगे बताओ, हाई डीपीटी। बस ऐसे इसको याद करना, हाई डीपीटी। और हाई डीपीटी में 5 रोग कौन कौन से होते हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि 5 रोग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले 3 तो यही हैं। एच का मतलब तो है हेपेटाइटिस बी। एच का मतलब क्या है बताओ, हेपेटाइटिस बी। आई का मतलब है इन्फ्लुएंजा। आई का मतलब क्या है, इन्फ्लुएंजा। डी का मतलब क्या है बताइए, डिप्थीरिया। पी का मतलब क्या है बताओ, पर्टोसिस। पी का मतलब क्या है, पर्टोसिस। और टी का मतलब क्या है बताइए, टिटेनस। तो ये क्या कहलाता है, हाई डीपीटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है, हाई डीपीटी के नाम जाना जाता है। तो 5 रोगों का टीकाकरण कार्यक्रम है, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस। क्लियर है बात, ये 5 रोग का हमारा टीकाकरण कार्यक्रम है। एक इसमें दोस्तों मिशन इंद्रधनुष भी लगाया जाता है। एक हेपेटाइटिस बी में आगे आपको बताऊंगा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा हेपेटाइटिस बी का टीका बनाया गया है, एकमात्र टीका है। अभी लेटेस्ट 2026 में एक पेपर हुआ था, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके, प्रथम पुनर्योगज जो टीका बनाया गया था ना, वो हेपेटाइटिस बी का बनाया गया था, ध्यान रखना। प्रथम पुनर्योगज जो टीका बनाया गया था, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो बनाया गया था, वो किसके बनाया, कौन सा टीका है वो, हेपेटाइटिस बी है। अभी 2026 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2026 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। प्रीवियस से तो क्या बोल सकते हैं, नया क्वेश्चन है 2026 के अंदर। ये 2026 एग्जाम में शायद बनपाल या किसी एग्जाम के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। हेपेटाइटिस बी ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा इसको निर्मित किया गया है, या आनुवांशिक
अभियांत्रिकी द्वारा बनाया गया है इसको। किसके द्वारा बनाया गया है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा बनाया गया है। क्लियर है बात? तो ये हमारा हेपेटाइटिस बी का क्या था? टीका। एक इसमें टीका जो आता है दोस्तों, वो आता है हमारा, एक वैक्सीन जो आता है इसके अंदर, एक आता मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम। आपने नाम सुना होगा, एक क्वेश्चन आता है कई बार कि मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम क्या है? मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के अंदर दोस्तों 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है? मिशन इंद्रधनुष रखा गया है। और 7 रोगों के लिए एक वैक्सीन लगाया जाता है जिसको मिशन इंद्रधनुष कहते हैं। उसमें 7 रोग कौन कौन से हैं? 3 तो यही हैं। 3 तो ये हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटेनस। एक है हेपेटाइटिस बी, एक है पोलियो, एक है खसरा और एक है टीबी। 7 रोग कौन कौन से हैं? डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटेनस, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, खसरा और टीबी। 4 तो इसी में से ही हैं, 1, 2, 3 और 4। 4 तो ये हैं। 3 अलग से कौन से रखने हैं? पोलियो, खसरा और टीबी। पोलियो, खसरा और टीबी, ये 3 अलग से और रखे गए हैं। तो इस प्रकार 7 रोगों का जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? मिशन इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है या मिशन रेनबो के नाम से जाना जाता है, जो कि 2014 में डॉक्टर जेपी नड्डा सरकार के तहत इसको चालू किया गया था। उसके बाद मिशन इंद्रधनुष 2.0 भी आया था। हाँ, कुछ विशिष्ट स्थानों पर ये कुछ अलग से रोग होते हैं, उनके लिए भी दोस्तों वैक्सीन लगाया जाता है। कुछ विशिष्ट स्थानों पर जैसे न्यूमोकोकल वायरस वगैरह है, रोटा वायरस होता है, इसमें उल्टी दस्त वगैरह होते हैं, मेनिंजाइटिस है, रूबेला बुखार है, जापानी एंसेफेलाइटिस है, तो ये कुछ और रोग भी हैं। तो विशिष्ट स्थानों पर इनमें इस टीके में इन रोगों का टीकाकरण भी समावेशित किया गया है। तो एक तो इसमें ये लगाया जाता है, एक इसमें मिशन इंद्रधनुष भी आता है। तो ये आ गया दूसरा, और एक कौन सा आता है इसमें? तीसरा मिशन इंद्रधनुष भी आता है। तो पहला टीपीटी, दूसरा पंचसंयोजी, और तीसरा जो आता है इसके अंदर वो कौन सा आ जाएगा दोस्तों? तीसरा आएगा हमारा मिशन इंद्रधनुष। कौन सा आता है? मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम। ये टीकाकरण कार्यक्रम है या मिशन इंद्रधनुष टीका जो आता है, ये 7 रोगों का टीकाकरण कार्यक्रम होता है। इस कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो टीकाकरण कार्यक्रम से होता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। इसमें कौन कौन से रोग आते हैं वो चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको एकदम क्लियर चीजें समझ में सारी आ गई होंगी। तो आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। बेहतरीन टॉपिक है, 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और हर एग्जाम में आता है इससे क्वेश्चन। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, चाहे वो आप स्टेट का दो, चाहे आप सेंट्रल लेवल का दो, हर एक एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से प्रश्न हमारा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। बाकी चर्चा अपन इसके आगे की करेंगे कल। अभी हमने आज थोड़ा सा बस डिटेल पढ़ा है, बाकी और रोग अभी हमारे काफी सारे बचे हुए हैं। मैं एक एक रोग, इतने रोग कराऊंगा आपको कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हर एक रोग के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे रोग अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।